नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। सुनहरा है और इसमें ये जो महत्वपूर्ण पिलर्स हैं वो किस तरीके से रोल अदा कर रहे हैं। मृदुल, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रिया। और आज हम उस धरती पर बैठे हुए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, अगर तस्वीरें देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ बदला है। और उत्तर प्रदेश ये वो धरती है, हम भारत देश से आते हैं, मां सरस्वती को पूजते हैं। उत्तर प्रदेश में एक से एक ज्ञानी पैदा हुए जिन्होंने हमें एक रोशनी दिखाई शिक्षा की, और उसी को देखते हुए हम आगे बढ़े। आज यहां पर मंच पर बैठे हुए हैं। वक्त बहुत बदल गया है, सदियां बीत चुकी हैं, वक्त बदल चुका है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमें बहुत कुछ करना है। और लगातार समाज में ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं, समाज में उसी रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में, क्योंकि जैसा हमने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी होती है। और अभी कोरोना काल में बहुत सारी चुनौतियां आप सभी ने देखी होंगी। कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर शैलेश जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि डायरेक्टर हैं आप और काफी आपने भी काम किया है, लेकिन इस कोरोना की चुनौती से कैसे निपटा आपने और अभी की स्थिति क्या कुछ बदलाव दिखते हैं? धन्यवाद आप सबका। मैं इलाहाबाद कृषि संस्थान, जो अब सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रोफेसर हूं और डायरेक्टर रिसर्च हूं। कोविड-19 समय हम सब के लिए बड़ा विशेष समय था। बहुत सी बातें जो हमने अपने जीवन में कभी सोचे नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा होगा, वो हुआ, हमने सीखा। कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 3 पिलर हैं, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान और कृषि प्रसार। तो उन सब पे मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि इस कोविड के समय में चूँकि स्टूडेंट ऑन कैंपस अलाउड नहीं थे, हमारे मैनेजमेंट ने प्रोएक्टिव होते हुए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की ऑनलाइन मीटिंग करी और हमने ऑनलाइन मॉड्यूल्स स्टूडेंट के लिए डेवलप किए। चूँकि हमारा विश्वविद्यालय एक विकसित विश्वविद्यालय है, हमारे क्लासेस में LCD के माध्यम से पढ़ाई होती है, तो टीचर्स के पास काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस थे, लेकिन हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स ने बहुत मेहनत की, ऑनलाइन मॉड्यूल्स को बहुत तेज़ी से डेवलप किया। स्टूडेंट को हमारे मीडिया ग्रुप ने बहुत तेज़ी से बताया कि आपको किस तरीके से क्लासेस करनी है। जूम में, गूगल क्लासरूम में, गूगल मीट, डुओ, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया। उनको इस्तेमाल करते हुए टीचर्स ने अपने घर से स्टूडेंट के लिए क्लासेस की अरेंजमेंट किया, उनको पढ़ाया। मॉड्यूल्स इस तरीके से डेवलप किए गए कि कुछ असाइनमेंट बनाए गए, कुछ क्विज बनाए गए, कुछ ऑनलाइन टेस्ट बनाए गए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए गए, ताकि पूरा सिलेबस स्टूडेंट का कवर हो और उसे ये महसूस ना हो कि सिलेबस का कोई भी हिस्सा किसी भी तरीके से छूट गया। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। साथ ही जो एग्ज़ाम की बात थी, उसमें बड़ा विशेष बात ये थी कि जब हम ऑनलाइन देते हैं तो जनरली सुनने को आता है कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर दी। उसके लिए विश्वविद्यालय में जो हमारे कंप्यूटर साइंस विभाग है, उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया कि कुछ सेकंड के लिए वो स्टूडेंट की मोबाइल पे या टैबलेट पे या लैपटॉप से, जिससे भी स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पेपर अटेंड कर रहा है, कुछ सेकंड के लिए वो अपेयर होता है, उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चंस के सीक्वेंस चेंज हो गए, मतलब जो एक स्टूडेंट है उसके पास सेम क्वेश्चन है बट सीक्वेंस अलग है, दूसरे स्टूडेंट के पास सीक्वेंस अलग है। तो उससे भी ये संभावना बनी कि हम फेयर एग्जामिनेशन करवाने वाले बन सके। जहाँ तक कृषि शोध की बात है, तो अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने हमको बहुत पहले से कृषि शोध के लिए, रिसर्च के लिए ये सुविधा दी कि आप रिसर्च के लिए अपने काम को कर सकते हैं। तो जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, चूँकि मार्च 20 के बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया था और उस समय पे गेहूं की फसल, चने की फसल, सरसों की फसल खेत में थी, तो अब हम सबके साथ ये चैलेंज था कि स्टूडेंट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ क्वार्टर्स में प्रोफेसर्स रहते हैं या आसपास जो प्रोफेसर रहते हैं वो हैं, तो उन सब ने वॉलंटरीली सामने आके अपने स्टूडेंट के वर्क को किया, कोविड के नियमों को पालन करते हुए, और स्टूडेंट की रिसर्च कंप्लीट हुई। ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना के नियमों का पालन भी किया गया। चाहे कृषि के क्षेत्र में किसानों तक आपने पहुंच बढ़ाई है और उन्हें बहुत कुछ बताने की कोशिश भी की है। मैं आपसे इस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा।
हम बाकी लोगों से भी पैनल डिस्कशन लगातार कर रहे हैं और कोरोना की चुनौतियों को लेकर किस तरीके से किसने कैसा काम किया है उसी पर हमारी ये पूरी चर्चा रहने वाली है। मैं देवा फाउंडेशन से मिस मोहिनी जी आती हैं। सबसे पहले मोहिनी जी आपको बहुत बधाई, क्योंकि जब हम देवा फाउंडेशन को देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आती है या फिर यूं कहिए कि स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो किसके पास क्या स्किल है ये बहुत जरूरी हो जाता है देखना। और देवा फाउंडेशन महिलाओं के स्किल को पहचान रहा है, उनको एक हाथ दे रहा है या यूं कहिए एक हुनर दे रहा है जिससे वो इस समाज में काम कर सकें और एक अलग नजरिए से इस पूरे समाज को देखें। और लगातार इस क्षेत्र में देवा फाउंडेशन ने काम किया। तो अभी क्या कुछ बदलाव आप देखती हैं? नमस्कार आप सभी लोगों को। मृदुल जी, मैं देवा फाउंडेशन की ट्रस्टी और सीईओ, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग एक्चुअली में एजुकेशन की अगर बात आती है तो बिना स्किल के एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट, जो मुझे लगता है। तो इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज महिलाओं और लड़कियों के लिए इस काम को हम लोग कर रहे हैं। अभी तक देवा फाउंडेशन ने संबल के अंडर, संबल हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें हम लोग महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क वोकेशनल स्किल सिखाते हैं, जिसमें हम लोग 17 कोर्सेज चला रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन, कार ड्राइविंग, घड़ी बनाना, स्पेशल क्विलिंग की घड़ियाँ बनाना। कोविड के दौरान इतना ऐसा समय जो सबने देखा, कभी सोचा नहीं था, उस समय में भी हम लोगों ने अपने आप को एक नियंत्रण में रखते हुए घर बैठ के इस काम को किया। और हमारी महिलाओं ने जिन्होंने प्रशिक्षण लिया था उन्होंने 2000 घड़ियाँ कोविड के दौरान बनाई, जिसको अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे रेट पे जो लोगों को सेल हुई और बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मिला। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जैसा आपने बताया कि स्किल बहुत ज़रूरी होता है और जब भी हम हुनर की बात करते हैं तो हमारे देश में कभी कमी नहीं रही है हुनर की। हमेशा हम देखते हैं कि हुनरमंद लोग आते हैं। अभी हाल ही में हुनर हाट भी हुआ है, उस पर भी हम आगे जानकारी आपसे लेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। युवराज अमरीश पाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो अमरीश पाल जी की फैमिली जो है वो सदियों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। लगातार लंबा सफ़र रहा है, एक सदी लगभग आपने काम किया है और अब तो ये सफ़र बहुत लंबा हो गया है और आपके पास अगर यूं कहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग लोगों से आपने बात भी की होगी, देखा भी होगा। अब बहुत कुछ बदल गया है अमरीश जी, क्या देखते हैं आप, क्या बदलाव देखते हैं और क्या बदलाव आने चाहिए इस क्षेत्र में? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्कार। जैसे अभी आपने बताया है कि हमारे संस्थान है राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में, इन 1885। एंड शुरुआत में इट वाज अ बोर्डिंग हाउस। 1940 we have the first college in India which gave BSc AG degree in 1940. Then 1960 we gave PG. Now अब जाके सोसाइटी ने, कॉलेज ने इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, इन अदर वेरियस टेक्निकल फील्ड्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में, कृषि विज्ञान केंद्र में, एग्रीकल्चर फैकल्टी में काफ़ी हम लोगों ने, जैसे अभी बताया प्रोफेसर साहब ने, हमने बहुत काम किया है। एंड सोसाइटी से और लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं। कोरोना ऑफ कोर्स हम सब लोगों के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण एक पैंडेमिक सिचुएशन, इट वाज अ शॉक टू ऑल ऑफ अस। बट हमारे टीचर्स ने, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड IT फ्रेमवर्क, वेरी डेडिकेटेड स्टाफ, बी इट असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट और प्रोफेसर्स, तो हम लोगों ने और हमारे स्टाफ ने मिलके इस चुनौती से मजबूती से लड़ा। जैसे अभी बताया प्रोफेसर साहब ने, बिकॉज हमारे यहाँ कृषि फार्म भी हैं और रिसर्च भी है हमारी BSc MSc AG में, तो स्टूडेंट्स तो अलाउड थे नहीं वहाँ, बट हमारे स्टाफ ने खुद जो हमारे फार्म्स हैं, हमारे क्वार्टर्स आसपास ही हैं, तो हम लोगों ने, हमारे खुद के स्टाफ ने, टीचर्स ने बहुत योगदान दिया उस समय। एंड दैट वाज वेरी गुड एंड हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है, चाहे वो कॉलेज से जुड़े हुए हों, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हों, या फिर हम स्कूल की बात करें, स्कूल से जुड़े हुए हैं। और प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ बैठी हुई हैं, कुंवर ग्लोबल स्कूल लखनऊ से हैं, और एक प्रिंसिपल होने के नाते आपने तो छात्रों को, शिक्षकों को, दोनों को देखा होगा, उनके बीच में सामंजस्य बैठाना, फैमिली से बात करना, और अब तो डिजिटल का ज़माना है, तो अब कोरोना के बाद स्थितियाँ बदल गई हैं, चुनौतियाँ आपने देखी।
अब रफ्तार से वापस उसी रफ्तार से स्कूल चल रहे हैं? उस रफ्तार से तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी जब हमारी सरकार की तरफ से जब आदेश आया कि अब क्लासेस शुरू हो जाने चाहिए फिजिकली, तो हमने शुरू कर दिया है। क्लास 6 to 12 हमारे यहाँ चल रहे हैं फिजिकली विथ कीपिंग ऑल द नॉर्म्स ऑफ कोविड। बट प्राइमरी क्लासेस अभी हमने शुरू नहीं किए हैं। वैसे तो ऑर्डर्स थे, बट पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट कंसेंटिंग ऑन दैट, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं। उनको हम कितना भी कर लें, लेकिन वो छोटे बच्चे जब इतने महीनों बाद आएंगे वापस लौट के, तो वो एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। वो किसी भी नॉर्म को वो नहीं फॉलो, उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं होती है कभी भी छोटे बच्चों के लिए। हमने इस कोरोना टाइम में उन बच्चों को एक लिमिट में बांध दिया है, जो कि बचपन ऐसा बनता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए अभी हमने अप टू प्राइमरी क्लासेस हमने ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखी हैं, बाकी हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई हैं। चैलेंजेस यही है कि हमें पूरे टाइम पुलिसिंग करनी पड़ती है कि बच्चे पास में ना बैठें, दूर बैठें, मास्क लगाए रहें। मतलब ये सब जो बहुत अननेचुरल चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, वो भी हमें करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल। चूंकि बच्चों को वापस और ये आना है। तस्वीर हमने देखी कोरोना के बाद कि अब सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया 2 गज की दूरी और मास्क भी। लेकिन इसके इतर अगर अपार्ट फ्रॉम दैट हम भाषा की बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि भाषा को लेकर भी सरकार ने कोशिश की है कि भाषा का बंधन ना रहे, और इस बंधन को तोड़ने के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। तो कैसे देखती हैं आप इस काम को? मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से लेती हूँ, क्योंकि हम भारत वन नेशन, बट इसमें इतनी सारी भाषाएं हैं, और ये बड़े मतलब हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है कहने में कि हम हैं भारतीय। हम हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, बट अगर यहाँ पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ की बात है तो हमें कुछ भी नहीं पता है, जबकि हम उसी देश के वासी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम जो बायसनेस है, रीजनल बायसनेस, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है थ्रू NEP। तो वो एक बहुत अच्छी पहल है, और शायद शुरुआत अच्छी है तो दूर तक भी अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल, दूर तक भी अच्छा जाएगा, और कोशिश है, धीरे धीरे बदलाव होते हैं चीज़ों में। प्रोफेसर शैलेश जी, कृषि के क्षेत्र में आपने जैसा बताया कि किसानों के लिए बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन आपने कोरोना काल के दौरान कोरोना नियमों का पालन करते हुए उन तक सही जानकारी पहुंचाई है। जी हाँ। कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारी इकॉनमी जो है वो कृषि पर भी बहुत निर्भर करती है, तो आपको क्या लगता है कि अभी कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च पहुंची है वो कहाँ तक पहुंची है, और उसमें कितना बदलाव हमें लाना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे विश्वविद्यालय में है, और प्रशांत निदेशालय जो हमारे विश्वविद्यालय में है, उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इस कोरोना काल में भी हमने 1000 से ज़्यादा किसानों को, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, पशुपालन से संबंधित योजनाएं हैं, या महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं, उन 1000 से ज़्यादा किसानों को हमने प्रशिक्षण दिया कोरोना के नियमों को सख्ती से पालन करते हुए। टीचर्स के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने इस समय पे, चूँकि हम सब जानते हैं कृषि ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, इतने हौसले बुलंद थे कि इस समय पर भी उन्होंने आके और किसानों को ट्रेनिंग दी है। जहाँ तक रिसर्च की बात है, तो हमारे देश में कृषि में बहुत अधिक हमने प्रयास किए हैं। ये सत्य है कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम उनको किसानों तक पहुंचाते हैं। विश्वविद्यालय में जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी रिसर्च, जो भी नई इनोवेशंस होते हैं, उनको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों तक ले जाते हैं। जहाँ तक मेरे विश्वविद्यालय शुएट्स की बात है, प्रयागराज की बात है, हमने 111 सालों में, अभी सर कह रहे थे 1940 में BSc AG, सर हम 1910 से BSc की शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। 1910 में प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद नैनी में पहला इंस्टीट्यूट बना था, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो देश के जो 5 प्रमुख, जो पहले 5 एग्रीकल्चर कॉलेज थे, जब उस समय भारत पाकिस्तान सब एक था, तो 5 कॉलेज थे, उनमें से एक इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी था। तो 1910 से ही हम कृषि शिक्षा, कृषि शोध में लगे हुए हैं। हाल में हमने किसानों के लिए कम पानी चाहने वाली, कम खाद बीज चाहने वाली, अधिक उपज देने वाली, और सबसे बढ़कर तापमान रोधी, जो फरवरी मार्च में तापमान बढ़ जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं की खेती होती है। तो धान की खेती जो किसान करते हैं वो अक्टूबर नवंबर 15 तक धान को काटते हैं। नवंबर लास्ट में जाके खेत तैयार होता है, और दिसंबर में गेहूं की बुआई होती है। तो उससे क्या होता है कि जब गेहूं की फसल फरवरी में आती है, तापमान बढ़ने से उसकी उपज गिर जाती है। हाँ। उसके लिए विश्वविद्यालय ने पिछले 15 साल में, बहुत बड़ी रिसर्च है, क्योंकि पिछले 15 साल में माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर RB लाल साहब की
मार्गदर्शन में प्रोफेसर महाबलराम और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा रिसर्च किया। नहीं, बिल्कुल आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं सर। थैंक यू। हमने गेहूं की ऐसी किस्म की है जो 35 से 40 डिग्री तापमान अगर फरवरी मार्च में हो जाता है तो भी उनकी उपज में कोई गिरावट नहीं है। अब हमारे पास विश्वविद्यालय से ऐसी किस्में हैं, अगर उत्तर प्रदेश का किसान चाहता है समय से गेहूं की बुआई करे, हमारे पास गेहूं की किस्म AI-W6, देरी से गेहूं की बुआई करे, हमारे पास गेहूं की किस्म AI-W10। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बहुत हेल्प मिलेगी, यानी मदद मिलेगी किसानों को। और अभी देखिए आप गेहूं और धान की फसल गई है, अभी गेहूं की जो खरीद है वो शुरू हो जाएगी, तो किसानों के लिए बहुत बेहतर होगा। मैं चाहूंगा कि आप बधाई के पात्र हैं और ऐसी रिसर्च आप लगातार आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू। थोड़ा सा समय और हम किसानों के माध्यम से पार्टिसिपेटरी PPP मोड जिसको बोलते हैं, हम विश्वविद्यालय में डायरेक्टरेट ऑफ सीड के माध्यम से हम किसानों के साथ मिलकर हजारों क्विंटल गेहूं और हजारों क्विंटल धान, कुछ हजार क्विंटल पल्सेस और ऑयल सीड पैदा करते हैं, उसे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग को देते हैं और कृषि विभाग के माध्यम से विभिन्न जिलों में जाता है और वही गेहूं किसान अपने खेत पे लगाते हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, ये साइकिल भी चलता रहना चाहिए और गेहूं को लेकर भी, चाहे धान को लेकर हो, ऐसे ही काम आप करते रहिए। थैंक यू। मैं मोहिनी जी आपसे, क्योंकि महिलाओं को लेकर आपने काफ़ी काम किया और स्किल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किल को लेकर भी आपने काम किया है। एक बात और है कि 10,000, 20,000, 50,000 नहीं 80,000 महिलाओं को ट्रेन करना, ये आपने कैसे किया और ये सफ़र कहाँ तक आप पहुँचाना चाहती हैं? ये हमारी देवा फाउंडेशन 2009 में हम लोगों ने इस काम को शुरू किया। संबल प्रोजेक्ट हमारा 2012 में स्टार्ट हुआ। जब मैंने इसको शुरू किया था तो 4 सिलाई मशीन से शुरू किया था। मुझे लगता था कि महिलाएं इस क्षेत्र में घर बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, बस 1 घंटा उन्हें स्किल देने की ज़रूरत है। तो हमने जो अलग अलग कोर्सेज हैं उसके टाइमिंग्स 1-1 घंटे के रखे, तो आते गए लोग, और हमने कहीं इसके लिए प्रचार प्रसार नहीं किया, जस्ट एक दूसरे के थ्रू मैं ये कहती थी कि आप उन्हें लेके आइए जिससे वो देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है और क्या सिखाया जा रहा है और इसके फ़ायदे हैं कि नहीं हैं। तो जब हमारे यहाँ लोग आए तो उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का काम, सिलाई का काम, कंप्यूटर्स, यहाँ तक कि यूपी में कार ड्राइविंग, जब ये होता था कि कार ड्राइविंग सीख के मैम हम क्या करेंगे, हमारे घर में तो गाड़ी नहीं है, तो मैंने कहा आपने जब ABCD पढ़ी तो अभी ABCD आपको कितना काम आ रही है, क्योंकि आपकी शादी हो गई, आप घर में खाना बना रहे हैं, यही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसी तरह से कार ड्राइविंग भी आपके ज़रूर काम आएगी, इसको सीखिए। और मारुति कार ड्राइविंग स्कूल के साथ में मिलकर हम लोगों ने 192 गर्ल्स और महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया, और मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि वो यूपी में कार ड्राइविंग को करें जिसमें वो महिलाओं को ही पैसेंजर्स को बिठाएं। तो मेरा सपना यही है कि जो मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुशल भारत कौशल भारत या कौशल भारत कुशल भारत और मेक इन इंडिया, तो हम उसी पे ही काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत तो आप